हर किसी को एक अच्छे संघर्षशील व्यक्ति की कहानी पसंद होती है, चाहे वह एक छोटे से देश द्वारा एक महान साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष की कहानी हो या एक लड़के की जिसे गुलामी की जंजीरों में जकड़कर किसी अनजान भूमि में अकेला छोड़ दिया गया हो। हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको मलिक अंबर के जीवन की अद्भुत कहानी बताएंगे। यह कहानी है एक अफ्रीकी चरवाहे के बेटे की, जिसने सभी बाधाओं को पार करते हुए राजत्व तक का सफर तय किया और भारत के केंद्र में शक्तिशाली मुगल सम्राटों के विस्तार के खिलाफ साहसिक युद्ध लड़ा। जिस व्यक्ति को बाद में मलिक अंबर के नाम से जाना गया, उनका जन्म 1548 में मध्य इथियोपिया में हुआ था। उनका असली नाम चापू था। उनकी जाति ओरोमो उस क्षेत्र में नई बसी थी। यह समुदाय चल रहे युद्धों के कारण हुई अस्थिरता का लाभ उठाकर उस क्षेत्र में प्रवास कर आया था। चापू का बचपन एक पारंपरिक ओरोमो चरवाहे की शांतिपूर्ण जीवन शैली में बीता। 16वीं सदी का इथियोपिया गुलामी से भरे समाज का प्रतीक था। यह प्रथा सभी समुदायों को प्रभावित करती थी, लेकिन विशेष रूप से सोलोमोनिक ईसाई और मुस्लिम वयस्क ओरोमो जाति को निशाना बनाते थे। 1555 तक हर साल 12,000 से अधिक गुलाम पकड़े जाते थे और उन्हें काहिरा से लेकर फारस के संभ्रांत लोगों तक सेवा के लिए भेज दिया जाता था। 12 साल की उम्र में चापू को अरबी व्यापारियों ने पकड़ लिया। वह हिंद महासागर के व्यापक गुलाम व्यापार का हिस्सा बन गए। उन्हें यमन के तट पर एक बंदरगाह के गुलाम बाजार में नीलामी के लिए रखा गया। डरे और अकेले इस लड़के ने शायद सोचा होगा कि क्या वह कभी अपने घर या परिवार को फिर से देख पाएगा। नीलामीकर्ता उसे बेच रहे थे मानो वह कोई वस्तु हो, जैसे बाजार में बिकने वाले कॉफी के बीज, कस्तूरी, हाथी दांत या रेशम। जल्द ही चापू को एक व्यापारी मीर कासिम ने खरीद लिया, जिसने उन्हें बगदाद के सांस्कृतिक केंद्र में ले जाया। मीर कासिम ने उन्हें एक नया अरबी नाम दिया, अंबर। उन्होंने उन्हें पढ़ना, लिखना और अपने व्यवसाय के वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान दिया। इस्लामिक दुनिया के केंद्र में लगभग एक दशक बिताने के बाद मीर कासिम ने अधिक विदेशी भूमि में व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए यात्रा की। 1571 में मालिक और गुलाम भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे, जिसे दक्कन के नाम से जाना जाता था। 20 की उम्र में अंबर उस भूमि पर पहुंचे जहां वे इतिहास में अपनी छाप छोड़ने वाले थे। इथियोपिया की तरह दक्कन भी युद्ध, साजिश और विभिन्न समुदायों और धर्मों के बीच नाजुक संतुलन की भूमि थी। राजनीतिक रूप से यह पठार 5 सुल्तानों में बंटा हुआ था, जहां शासक मुस्लिम अभिजात वर्ग मुख्य रूप से हिंदू मराठा बहुसंख्या पर शासन करते थे। भारत, तुर्क, फारसी और कुछ यूरोपीय व्यापारी भी इस भूमि के सामाजिक ताने बाने में शामिल थे। इस भूमि के शासक एक खतरनाक संतुलन पर चल रहे थे। हिंसक तख्तापलट यहाँ आम बात थी, क्योंकि सुल्तानों को अक्सर अपने ही सैनिकों या प्रतिद्वंद्वी सुल्तानों के षड्यंत्रों के कारण मारा जाता था। इस स्थिति को और गंभीर बनाने के लिए एक नया खिलाड़ी मैदान में आ चुका था, मुगल साम्राज्य। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा स्थापित तुर्की वंश ने 1526 में दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी धाक जमा ली थी। मुगलों ने उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और दक्षिण के छोटे और बंटे हुए सुल्तानों पर अपनी नजरें गड़ा ली। भारत पहुंचने के बाद अंबर को एक बार फिर दक्कन में बेच दिया गया। अफ्रीकी लोगों को हबशी कहा जाता था और वे अक्सर दास सैनिकों या स्वतंत्र भाड़े के सैनिकों के रूप में काम करते थे। अंबर के नए मालिक अहमदनगर के सुल्तान के मुख्यमंत्री चंगेज खान थे। चंगेज और अंबर के बीच कई समानताएं थीं। चंगेज भी अफ्रीकी मूल के थे और कभी गुलाम रह चुके थे। उन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की और अब निजाम शाही वंश के राजा मुरत्जा के नाम पर एक सेना का नेतृत्व कर रहे थे। चंगेज से मिलकर अंबर को जल्द ही एहसास हुआ कि दक्कन में कोई भी, यहाँ तक कि एक गुलाम भी, ऊपर उठ सकता है। अंबर ने अपनी नई गुलामी का आरंभ एक प्रशिक्षु सैनिक के रूप में किया और यह ठान लिया कि मेहनत और लगन के जरिए वह अपनी स्थिति बेहतर बनाएंगे। उन्होंने जल्दी ही अपने साहस, चतुराई और अच्छी शिक्षा के कारण चंगेज का ध्यान अपनी ओर खींचा। चंगेज ने जल्द ही उन्हें अपना व्यक्तिगत सहायक बना लिया और नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। 3 साल बाद अंबर की स्थिरता फिर से हिल गई।
चंगेज खान की शक्ति से ईर्ष्या करने वाले दरबारियों ने उन पर साजिश का झूठा आरोप लगाया, जिससे सुल्तान ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह घटना दक्कनी राजनीति की कठोर वास्तविकता का कठोर सबक थी। हालांकि इसमें एक फायदा भी था। चंगेज की मौत के बाद अंबर कानूनी रूप से एक स्वतंत्र व्यक्ति बन गए। लगभग 2 दशकों के बाद यह ओरोमो अपनी किस्मत खुद तय करने में सक्षम था। उन्होंने दक्षिण की ओर यात्रा की और पड़ोसी बीजापुर सल्तनत की सेना में शामिल हो गए। यहीं पर उन्होंने करीमा नामक एक हबशी महिला से मुलाकात की। अंबर ने बाद में करीमा से शादी की और उनके 4 बच्चे हुए। बीजापुर के शासक की मृत्यु हो गई और उनके नाबालिग बेटे के उत्तराधिकारी बनने के कारण राज्य की जिम्मेदारी रानी मां चांद बीबी पर आ गई। यह रीजेंट, अभिभावक शासिका, अत्यधिक कुशल थी। दक्कनी राजनीति की निर्मम प्रकृति से पूरी तरह अवगत, उन्होंने नमक की वफादारी की अवधारणा पेश की। यह विचार भूमि के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देता था, न कि किसी वंश के प्रति। इस सुल्ताना शासिका के कई प्रशंसक थे। उनमें से एक प्रमुख थे अंबर, जो उन्हें अपना आदर्श मानते थे। समय के साथ अंबर बीजापुर की सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गए और घुड़सवार योद्धाओं के एक छोटे लेकिन समर्पित दल का नेतृत्व करने लगे। संभवतः उन्होंने विभिन्न सीमावर्ती झड़पों में अपनी योग्यता सिद्ध की। रीजेंट सुल्ताना के प्रति उनकी निष्ठा और युद्ध में उनकी कुशलता के कारण चांद बीबी के युवा बेटे ने उन्हें मलिक की उपाधि दी। यह अब 1595 का साल था और मुगल साम्राज्य ने पूर्व में विद्रोह दबाने के बाद अपना ध्यान वापस दक्कन पर केंद्रित कर लिया था। सम्राट अकबर के लिए यह आक्रमण का सही समय था। अहमदनगर आंतरिक कलह से त्रस्त था। हाल ही में निजाम शाह पड़ोसी बीजापुर के साथ सीमा युद्ध में मारे गए थे। इससे उत्पन्न शक्ति शून्य में चांद बीबी ने अपने भतीजे की निजाम शाही वंशावली के माध्यम से सिंहासन पर दावा किया। इससे अहमदनगर के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी गलती कर दी, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए मुगलों को बुला लिया। जल्द ही अकबर के बेटे मुराद मिर्जा के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्यवादी सेना अहमदनगर पर चढ़ाई कर गई। समझते हुए कि उसने शैतान से समझौता कर लिया है, मंत्री देश छोड़कर भाग गया और योद्धा सुल्ताना ने प्रतिरोध की कमान संभाल ली। किला अहमदनगर पर चांद बीबी ने मुगल सेना का सामना अपनी सेना के साथ किया। पूरे कवच और इस्लामी घूंघट में सजी हुई वह अपने सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़ी। अंबर ने भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा। उन्होंने बीजापुर से अपनी घुड़सवार सेना के साथ निकलकर सुल्ताना के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने और उनकी सेना ने युद्ध के दौरान मुगल सेना को परेशान किया, उनके सामान को नष्ट किया और आपूर्ति लाइनों में बाधा डाली। बेकार की घेराबंदी के बाद थकी और निराश मुगल सेना जल्द ही पीछे हट गई। कुछ वर्षों तक अहमदनगर में चांद बीबी के रीजेंट रहते शांति बनी रही, लेकिन एक गहन संदेह के माहौल में यह अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। 1599 में चांद बीबी का अंत भी दक्कनी शैली में हुआ। उन्हें उनके ही सैनिकों ने मार डाला, जो इस झूठे आरोप से भड़क उठे थे कि वह अहमदनगर को मुगलों को बेच रही है। इस लौह इच्छा शक्ति वाली महिला के नेतृत्व के बिना मुगलों ने अगले ही साल अहमदनगर पर फिर हमला किया, इसे आसानी से जीत लिया और बीबी के युवा भतीजे को बंदी बना लिया, जिससे देश की सरकार पूरी तरह समाप्त हो गई। अब मलिक अंबर के लिए मुख्य मंच पर आने का समय था। अपनी सुल्ताना के सम्मान में उन्होंने नमक की वफादारी की शपथ ली। दक्कन उनका घर था और वह इसे गिरने नहीं देंगे। अहमदनगर के वैध उत्तराधिकारी के बंदी बनाए जाने और उसकी सेना के बिखर जाने के बाद अंबर ने एक राष्ट्र के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने और मुगल विस्तारवाद को रोकने का विशाल कार्य संभाला। सौभाग्य से उन्होंने युद्ध की तैयारी कभी बंद नहीं की थी। 1596 तक उनके लगातार मुगल क्षेत्रों पर किए गए छापों ने 3000 सैनिकों को उनकी सेना में शामिल कर लिया था। 1600 तक यह संख्या बढ़कर 7000 हो गई। फारसी, तुर्क, हबशी और मराठी हिंदू सभी इस अबीसीनियाई सेनापति के साथ लूट और स्वतंत्रता के लिए जुड़ गए। मुगलों द्वारा अहमदनगर किले की विजय ने उन्हें सुल्तानत की राजधानी शहर पर एक कमजोर पकड़ दी। फिर भी अहमदनगरी भूमि में आगे प्रवेश पाने की उनकी कोशिशें बार बार विफल हुईं।
यह महसूस करते हुए कि वह साम्राज्य का सीधे सामना नहीं कर सकते, अंबर ने वह रणनीति अपनाई जिसे उन्होंने बागीगिरी कहा। अंबर की सेना के देशी मराठी योद्धा अपनी हल्की घुड़सवार सेना के घातक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। जब भी उनके जासूसों ने किसी मुगल स्थिति की जानकारी दी तो उन्होंने हिंदू योद्धाओं को बिजली की तरह हमला करने के लिए भेजा। वे भोजन और पानी के स्रोतों को नष्ट कर देते और मुगल सैनिकों को परेशान करते। भारी तोपखाने और धीमे युद्ध हाथियों के साथ मुगल सेना उन्हें पकड़ नहीं पाती और आपूर्ति के बिना उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता। अंबर ने मुगल सेना की सबसे बड़ी ताकत, उसकी संख्या, को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। यहां तक कि गुरिल्ला युद्ध लड़ते हुए अंबर के पास एक सरकार को पुनः स्थापित करने की भी जिम्मेदारी थी। दक्कनी कुलीन कभी भी एक अफ्रीकी को अपना राजा स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन मालिक को शासन करने के लिए ताज की जरूरत नहीं थी। पड़ोसी बीजापुर से उन्होंने निजाम शाही परिवार के एक युवा उत्तराधिकारी को चुना और उसे सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय के रूप में स्थापित किया। अंबर ने नए सुल्तान को अपनी बेटी का विवाह प्रस्ताव दिया, जिससे वह शाही परिवार से और भी नजदीकी से जुड़ गए। जैसा कि उम्मीद थी, उनके द्वारा स्थापित कठपुतली राजा ने उन्हें अहमदनगर का रीजेंट मंत्री नियुक्त किया, जिससे वह पुनर्जीवित सुल्तानत के वास्तविक शासक बन गए। 1600 से 1610 तक अंबर ने युद्ध और दक्कनी राजनीति की विश्वासघातपूर्ण प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखा। 1603 में उन्होंने अपने 3 अधिकारियों द्वारा शुरू किए गए विद्रोह को दबा दिया, साथ ही मुगलों के साथ एक नकली संधि की ताकि वे इस स्थिति का फायदा न उठा सकें। 1605 में बादशाह अकबर की मृत्यु हुई, जिन्हें उनके बेटे जहांगीर ने उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिस्थापित किया। नए मुगल सम्राट ने दक्कन पर नए जोश के साथ आक्रमण शुरू किए, लेकिन अंबर की बागीगिरी की प्रभावशीलता ने उन्हें रोके रखा। जहांगीर ने दशकों तक इस अबिसिनियाई योद्धा के खिलाफ व्यर्थ संघर्ष किया। आखिरकार इतना क्रोधित होकर उन्होंने एक शाही चित्र बनवाया, जिसमें वह अंबर के कटे हुए सिर को गोली मारते हुए दिखाए गए। यह चित्र हमेशा एक कल्पना मात्र ही रहा, क्योंकि सम्राट अपने चतुर प्रतिद्वंद्वी को कभी पकड़ नहीं सका। 1610 में अंबर को और अधिक दरबारी साजिशों का सामना करना पड़ा। तब तक अहमदनगर के सिंहासन पर बैठे कठपुतली राजा एक आज्ञाकारी अनुचर थे। अंबर की बेटी सुल्तान मुर्तजा की कई पत्नियों में से एक थी, लेकिन उनमें से एक फारसी महिला ने सुल्तान के मन में रीजेंट मंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। जब अंबर को इसकी भनक लगी तो उन्होंने सुल्तान और उसकी पत्नी दोनों को जल्दी से हत्या करवा दिया और 5 वर्षीय बुरहान निजाम शाह तृतीय को सिंहासन पर बिठा दिया। मालिक के नियंत्रण को कोई चुनौती नहीं दे सकता, खासकर ऐसे सुल्तान जो केवल उनकी उपलब्धियों के कारण सत्ता में थे। उसी वर्ष बाद में मालिक की सेना ने अहमदनगर किले पर धावा बोलकर उसे मुगल गैरिसन से छीन लिया। लगातार विजयों से प्रेरित होकर अंबर ने 1612 में अहमदनगर की राजधानी को मुगल सीमा के करीब स्थानांतरित कर दिया। एक संधि साम्राज्य के साथ संपन्न हुई और अबिसिनियाई शासक को अपने नए शहर को बनाने और अपने राज्य में स्थिरता लाने का समय मिला। अगले दशक में वाणिज्य नए राजधानी में आया, जिसे आज औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। अंबर ने अपने राज्य की बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसमें एक जल सेतु प्रणाली का निर्माण शामिल था, जो राजधानी और उसके आसपास के उपनगरों में स्वच्छ पानी पहुंचाती थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में स्थित 40 से अधिक किलों का सक्रिय रूप से रखरखाव और मरम्मत की, यह सुनिश्चित करते हुए कि अगले मुगल आक्रमण का पता लगाने के लिए उनके पास निगरानी के बिंदु बने रहे। उनके संरक्षण में हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाओं ने उन्नति की और अहमदनगर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए महल और मस्जिदें बनाई गईं। अगले कुछ वर्षों में मुगलों के साथ युद्ध विराम की उम्मीद के मुताबिक समाप्ति हुई और लड़ाई फिर से शुरू हो गई। 1616 में अंबर को मुगल सेना के खिलाफ अपनी पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अहमदनगरी घुड़सवार सेना को फंसाने और तोपों से तबाह करने के लिए खाइयों की एक प्रणाली का उपयोग किया। इस हार ने मुगलों को अहमदनगर में फिर से एक मजबूत पकड़ दिलाई और इसके बाद स्थिति लगातार बिगड़ती गई। बीजापुर के सुल्तान ने पानी में खून सूंघ लिया। पहले वह सम्राटी आक्रमण के खिलाफ युद्ध में अंबर का सहयोगी था।
लेकिन 1618 तक यह स्पष्ट हो गया कि आदिल शाह मुगलों के साथ सहयोग करने का इरादा रखते थे। दक्कन पर मुगलों के कब्जे को एक अपरिहार्यता मानते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अहमदनगर को नष्ट करने की साजिश की। फांसी की रस्सी अंबर की गर्दन के चारों ओर कस रही थी और उसने जान लिया था कि उसे जल्दी कार्रवाई करनी होगी, वरना वह इतिहास के पन्नों से मिट जाएगा। बीजापुरी क्षेत्र में बागीगिरी की एक झड़ी ने एक मुगल बीजापुरी गठबंधन सेना को अंबर से उनके अपने शर्तों पर मिलने के लिए मजबूर किया। 10 सितंबर 1624 को अंबर ने बटवाड़ी गांव में एक किले में अपनी स्थिति बनाने का निर्णय लिया। यह गांव कालिंदी झील के पश्चिमी किनारे पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। यह बारिश का मौसम था, तो जब दुश्मन की विशाल सेना निकट पहुंची, अंबर ने झील के बांध को तोड़ने का आदेश दिया और निचले इलाकों को बाढ़ में डुबो दिया, जिससे मुगलों के पैरों के नीचे का क्षेत्र एक गंदा दलदल बन गया। जैसा कि उसने अपने पूरे करियर में किया था, अंबर ने अपने दुश्मनों की श्रेष्ठ संख्या और भारी इकाइयों को उनके खिलाफ कर दिया। तोपखाने, युद्ध हाथी और पैदल सेना उस गीली नर्क भूमि में पूरी तरह से अचल हो गए, जिसे अंबर ने उनके लिए तैयार किया था। रात दर रात उसकी मराठा घुड़सवार सेना अंधेरे में छिपकर पहाड़ी से नीचे निकलकर आपूर्ति नष्ट करती और दुश्मन को परेशान करती। मुगल सैनिकों के लिए इसका असर पूरी तरह से नैतिक रूप से कमजोर करने वाला था। आतंक और भूखमरी से ग्रस्त सेना के बड़े हिस्से ने अंबर के पास आत्मसमर्पण किया, जिन्हें उसने गर्मजोशी से स्वागत किया। अपनी सेना के बढ़ने और मुगलों के सिकुड़ने के साथ अंबर ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और उसने दिन के समय बड़े पैमाने पर घुड़सवार हमलों की शुरुआत की, एक दुश्मन को नष्ट करते हुए जो दलदल में फंसा हुआ था और मानसिक रूप से टूट चुका था। पूरी तरह से पराजित और अत्यधिक अपमानित मुगलों को भारी नुकसान उठाने के बाद वापस लौटने के लिए मजबूर किया गया। न केवल अंबर ने एक बार फिर महान साम्राज्य को अपमानित किया, बल्कि उसने अपने साथी दक्कनी सुल्तानत के प्रयासों को भी नाकाम कर दिया, जो उसकी नष्ट करने के लिए मुगलों से सहयोग करना चाहते थे, और उसने अपने राज्य की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। बटवाड़ी की लड़ाई उसकी सबसे बड़ी और अंतिम उपलब्धि होगी। 2 साल बाद मलिक अंबर 80 साल की उम्र में निधन हो गए। अफसोस की बात है कि अहमदनगर की विद्रोही आत्मा उनके साथ ही मर गई। अंबर के बेटे ने उनके बाद सत्ता संभाली, लेकिन उसमें अपने पिता जैसा सैन्य कौशल नहीं था। 1636 में मुगल सम्राट शाहजहां की सेनाओं ने आखिरकार अहमदनगर को हड़प लिया, जिससे 30 वर्षों से अधिक समय तक चल रहे युद्ध का अंत हो गया। फिर भी मलिक अंबर की विरासत आज भी सराहनीय है। एक असाधारण कौशल वाले सैन्य नेता, उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य को लगातार मात दी जो संख्या और तोपखाने में उनसे कहीं अधिक था। कोई भी मुगल सम्राट, चाहे वह जितनी भी काल्पनिक चित्रकारी बनवाए, कभी भी अंबर को हरा नहीं पाएगा। उनका शारीरिक प्रभाव आज भी दक्कन में मौजूद है। आज का औरंगाबाद शहर इस बात का खुद एक प्रमाण है। जहां उन्होंने अपने शासन के दौरान जो जल सेतु बनाए थे, वे अब भी खड़े हैं। साथ ही उनका संजीदा मकबरा भी है। अधिकतर ये उस समय की याद दिलाने वाले हैं जब एक अफ्रीकी ने भारत के दिल में शासन किया। हमारे पास और भी कहानियां हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी हिस्ट्री अनफोल्डेड हिंदी डॉक्यूमेंट्री सीरीज को देखना न भूलें।